एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, दो मेटामॉर्फोसिस पढ़ना था, एक इंसेक्ट में, दूसरा एम्फीबियन में। सो ये है एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। एम्फीबियन में भी हम मोर और लेस जिसकी बात करेंगे वो होगा फ्रॉग की। ठीक है, अब आप फ्रॉग में देखो तो ये है फ्रॉग का यंग वाला फॉर्म, ये रहा, जिसको हम बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, ये टेडपोल क्या होता है? फ्रॉग का यंग वाला फॉर्म होता है, यानी कि कैसा इनिशियल फॉर्म है। और जो फाइनल फॉर्म आपको देखने को मिलता है, फाइनल रिजल्ट, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो जिसे हम बोलते हैं अडल्ट फ्रॉग। ये कैसा है? फाइनल फॉर्म है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेडपोल्स को पूरा अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे होता है मेटामॉर्फोसिस। और ये जो मेटामॉर्फोसिस होगा अगेन कौन सा होगा? होलो मेटाबोलिस, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो टेडपोल में से कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो अडल्ट फॉर्म गेन कर पाता है, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो जब हम एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की बात करें, तो यहाँ पे जनरली हम बात करते हैं एनुरेंस की। एनुरेंस क्या होता है? एनुरेंस में फ्रॉग चले आते हैं, फ्रॉग्स और टोड्स चले आते हैं, ये होते हैं एनुरेंस। ठीक है, अब जब एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में आप देखोगे कि जो इसके एग होते हैं, जो फ्रॉग के एग होते हैं, वो आप देखोगे एक्वेटिक बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। टेडपोल भी जो होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर जो इनका अडल्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल में भी सर्वाइव करता है ना। अगर जो आप देखोगे कि अडल्ट वाला जो फ्रॉग होता है वो टेरेस्ट्रियल में मैक्सिमम अपना जीवन सर्वाइव करता है और जरूरत पड़ने पे वाटर में भी रह सकता है। तो जो टेडपोल है, जैसे इनकी बात करो तो ये जो टेडपोल है ये पूरी तरीके से एक्वेटिक लाइफ जीते हैं। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से तैयार करना है कि ये जो है अडल्ट होकर टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी जी सके। तो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो टेडपोल को फ्रॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस फ्रॉग को ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी जी सके। तो यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, that prepare an organism, that prepare aquatic organism, basically aquatic organism to survive in terrestrial life। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। अब जो है आप देखोगे कि ये जो फ्रॉग होते हैं इनके जो टेडपोल होते हैं, टेडपोल को फ्रॉग में अडल्ट में कन्वर्ट करने में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन इम्पॉर्टेंट होता है। ये हार्मोन जो है बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो है वो मेटामॉर्फोसिस करवाता है। और यहाँ पे जो हार्मोन होता है वो होता है थायराइड हार्मोन, जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब जब हम एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, अब आपको दिमाग में किसका एग्जांपल कंसीडर करना है? फ्रॉग का, क्योंकि एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में हम फ्रॉग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो फ्रॉग में क्या आता है? सबसे पहले आता है लार्वा स्टेज। ठीक है, ठीक है, लार्वा, यहाँ पे भी अगेन लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से मतलब काफी कौन सा वाला स्टेज आएगा आपका? लार्वा से आपको अडल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस कन्वर्जन को हम क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे लार्वल ऑर्गेनिज्म को एक अडल्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों को शो करने में होता है। यानी जो थायराइड हार्मोन है वो 4 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। पहला, ग्रोथ करवाना, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म का, वो ऑर्गन्स का ग्रोथ करवाना जो कि फ्रॉग के अडल्ट वाले पार्ट में जरूरी है। अच्छा, अगर आप इधर देखोगे, देखो ये फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस है, इसमें देखो ये है एक्स। ठीक है, ये बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के बाद ये टेडपोल बना। ठीक है, अब ये टेडपोल ग्रो हो रहा है और टेडपोल में आप देखोगे तो टेडपोल जो रहता है उसके पास क्या होती है? एक्सटर्नल गिल्स होती है।
गिल्स क्या होती है, वो ऑर्गन होता है एक्वेटिक एनिमल के पास जिसकी वजह से वो अपना रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडी में पाया जाएगा उसके पास गिल्स होगी रेस्पिरेशन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल एनिमल बनेगा, यानी कि लैंड में सर्वाइव करेगा, तो उसको गिल्स की जरूरत नहीं है। तो इस गिल्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जो टेडपोल है ये वाटर बॉडी में रहता है तो इसके पास रहती है टेल। लेकिन अगर आप फाइनल यानी अडल्ट फ्रॉग को देखोगे तो इसके पास कोई भी टेल नहीं होती है, ठीक है। तो ये टेल का चेंजेस आया। उसके बाद जो अडल्ट वाला एनिमल्स होता है उसके पास क्या होते हैं, हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि टेडपोल में से देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेग का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद फ्रंट लेग बन रहा है यानी फ्रंट लिम्ब बन रहा है, और उसके बाद ये जो टेल है वो धीरे धीरे शॉर्ट हो रही है, फिर उसके बाद खत्म हो जा रही है यंग फ्रॉग में, और फाइनली अडल्ट वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से, यानी एक टेडपोल को कैसे क्या क्या चेंजेस से गुजरना पड़ रहा है ताकि वो अपना फाइनल अडल्ट फॉर्म को गेन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रोथ होता है, यानी उन पोर्शन का यानी उन ऑर्गन्स का ग्रोथ करवाया जाता है जो कि अडल्ट की स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, जैसे कि हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन जो कि टेडपोल के स्ट्रक्चर में नहीं होता। दूसरा होता है डेथ। डेथ उन चीजों की जिसकी जरूरत अडल्ट में नहीं है, जैसे कि टेल, टेल जो होता है टेडपोल में प्रेजेंट होता है लेकिन फ्रॉग में नहीं। थर्ड है रीमॉडलिंग, और फ्रॉग में कुछ ऐसे ऑर्गन का रीमॉडल, हटाया नहीं जाता है उनको, बस उसमें कुछ माइनर से चेंजेस किए जाते हैं जो कि उसको अडल्ट फॉर्म में जो है सर्वाइव करने में हेल्प करें, तो उसको बोलते हैं रीमॉडलिंग। जैसे फ्रॉग का इंटेस्टाइन, जो टेडपोल होता है वो हर्बीवोर होता है, वो प्लांट में सर्वाइव करता है और वो हर्बीवोर होता है, लेकिन जो फ्रॉग होता है वो कार्निवोर होता है। तो इंटेस्टाइन क्या होता है, इस तरीके से रिमॉडल किया जाता है कि जो अडल्ट वाला स्ट्रक्चर है जो कार्निवोर के लिए बना हुआ है वो इंटेस्टाइन जो है कार्निवोर के हिसाब से अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, तो रीमॉडलिंग होती है। देन होता है रीस्पेसिफिकेशन, कुछ एंजाइम्स के चेंजेस होते हैं, वो एंजाइम्स की ऐसे हैं कि जब टेडपोल होता है, यानी कि जब पहले फ्रॉग जो होता है टेडपोल होता है उसमें कुछ अलग एंजाइम काम कर रहे होते हैं, और जब अडल्ट बनता है तो उसकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, चीजें चेंज होती है, तो वहां पे दूसरे एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे रीस्पेसिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी 4 मेजर प्रोसेस जो है आपको एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिलेगी, और ये जो चेंजेस हैं वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ थायराइड हार्मोन, राइट। तो पहले एक मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं फ्रॉग के लार्वा स्टेज की बात करती हूँ और ये रहा फ्रॉग का अडल्ट स्टेज, ठीक है। तो पहले तो लोकोमोशन की बात करें तो लार्वा जो होते हैं वो एक्वेटिक में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो अडल्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जीवन जो है टेरेस्ट्रियल लाइफ के फॉर्म में बिताते हैं, ठीक है। तो इनके पास, लार्वा के पास जो है लोकोमोशन करने के लिए टेल्स होती हैं, और जब ये अडल्ट वाले में देखोगे तो उसके पास टेल नहीं होती, टेट्रापोड्स होते हैं, लिम्फ होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करो तो लार्वा के पास जो होता है गिल्स होते हैं, स्किन होते हैं, लंग्स होते हैं, और वो सारे फीचर्स होते हैं जो उसको लार्वा स्टेज में सर्वाइव रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके पास गिल्स नहीं होते हैं, गिल्स हट जाते हैं और लंग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी बातें हैं, आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हो, मैं आपको मेजर तरीके से बताऊं। जैसे न्यूट्रिशन, तो जो लार्वा होता है वो हार्बीवोर होता है, ठीक है, और जो अडल्ट होता है वो कार्निवोर होता है। इसलिए जो हार्बीवोर यानी लार्वल स्टेज का जो इंटेस्टाइन है वो कैसा लॉन्ग स्पाइरल गट के फॉर्म में इस तरीके से होता है, और जबकि अडल्ट वाले का शॉर्ट गट होता है क्योंकि वो होता है कार्निवोर। तो ये चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा इसका एक्सक्रीटरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो लार्वा जो होता है वो अमोनिया रिलीज करता है एज अ एक्सक्रीटरी पोर्शन, है ना, ये, और बहुत कम जो होते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं। लेकिन जैसे वो अडल्ट का स्ट्रक्चर लेता है तो वो यूरिया पे कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि यूरियोटेलिक बन जाते हैं, क्योंकि वो यूरिया एज एन एक्सक्रीशन जो है रिलीज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको देखने को मिलेंगे कि लार्वा स्टेज में क्या था और अडल्ट स्टेज में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। अब जरा ये देख लेते हैं वन बाय वन कि कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया कि जब भी हमारा एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस होता है तो ग्रोथ की हम बात कर रहे थे
कि थायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है और वो ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ मतलब हाइंड लिम्फ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉग में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टेडपोल में प्रेजेंट नहीं होता। तो यानी कि इसमें ये जो ग्रोथ करवाने में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन का रोल होता है वो होता है थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन में भी इसका जो है एक्टिव फॉर्म जो है वो पार्टिसिपेट करता है, दैट इज T3। T3 क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है, और ये एक्टिव फॉर्म जो है वो हेल्प करता है न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाने में। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो T3 होता है, इस T3 का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई आइडो थायरोनिन। ट्राई आइडो थायरोनिन ये क्या करता है? ये अडल्ट स्पेसिफिक ऑर्गन्स को फॉर्म करता है। यानी कि ये जो T3 है ये एक्टिव फॉर्म होता है, और यही जो है इंपॉर्टेंट होता है न्यू लिम्स को फॉर्मेशन करवाने में। T3 का जो पॉलीफरेशन है ये डिफ्रेंसिएशन करवाता है नए न्यूरॉन्स का। अब देखो नया स्ट्रक्चर बन रहा है तो न्यूरॉन्स की भी जरूरत है, तो T3 क्या करता है? न्यू न्यूरॉन्स का भी फॉर्मेशन करवाता है, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूली डेवलप हुए हैं वहां पे भी वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। देखा ये गया है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर आप T3 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हो, यानी इस T3 को आपने ब्लॉक कर दिया और काम नहीं करने दिया, तो यहाँ पे जो है न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो नए लिम्स बन भी रहे हैं ना वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे, वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि T3 की एक्टिविटी ब्लॉक कर दी। जिससे हमें पता चलता है कि T3 की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, और इसके अलावा और क्या ग्रोथ होते हैं और चेंजेस आते हैं कि जब आप देखोगे टेडपोल का एक स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज टेडपोल। ठीक है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर है। टेडपोल में जो आइस होती है ना वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, जबकि फ्रॉग की जो आइस है वो ऐसे फ्रंट में प्रेजेंट होती है। तो ये लेटरल से इनका इन आइस का मूवमेंट होता है हेड वाले पोर्शन में, यानी कि फ्रंट साइड में, और ये जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होता है? नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन, नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये आइस का यहाँ पे शिफ्टिंग हो पाती है। तो ये भी किसका? ग्रोथ के ही पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कैसा होता है? ग्रोथ के फॉर्म में आ जाता है कि यहाँ पर जो है आपका न्यू न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये सब हो पाता है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से ये आइस जो है ये फ्रंट एरिया में शिफ्ट होती है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो फ्रंट वाली आइस होती हैं ये फ्रॉग को बहुत अच्छे से इनका जो प्री होता है, यानी इनके जो क्या बोले फूड होता है उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेथ। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो है कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ना, कि कैसे ग्रोथ हो रही है। तो अब डेथ का क्या सीन होता है कि जो आपका T3 होता है वो बहुत सारे लार्वल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डाई करवाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मेटामॉर्फोसिस में, हमारा जो गोल है वो ये है कि लार्वा स्टेज जो है अडल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होते हैं उनको डाई करवाया जाता है, उनकी डेथ करवाई जाती है, ताकि वो अडल्ट का फॉर्मेशन कर अडल्ट स्ट्रक्चर को गेन कर पाए। और ये जो डेथ है इसमें भी कौन रोल प्ले करता है? इसमें T3 हार्मोन रोल प्ले करता है। जैसे कि टेल आपके लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, टेडपोल में प्रेजेंट है, लेकिन फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए उस स्ट्रक्चर का डेथ करवाना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि T3 क्या करता है? T3 डेथ करवाता है, और ये करवाता है आपकी जो पैडल लाइक टेल होते हैं किसमें? टेडपोल में, उनका होता है डीजनरेशन। सो ये क्या करवाता है? डीजनरेशन ऑफ द पैडल लाइक टेल। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोक्यूरिंग गिल्स, इनका भी डीजनरेशन होता है, क्योंकि अब गिल्स की भी जरूरत नहीं है और टेल की भी जरूरत नहीं है, तो इनको रिमूव किया जाता है। और आपको पता है कि पैडल की जरूरत क्यों है, टेल की जरूरत क्यों होती है? मूवमेंट के लिए, जब वो अपने लार्वल स्टेज यानी टेडपोल स्ट्रक्चर में रहता है। और गिल्स की जरूरत किस लिए है? रेस्पिरेशन के लिए। तो होता क्या है कि यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर को रीजनरेट किया जाता है। सो जो टेडपोल होता है, टेडपोल की जो है
टेडपोल्स का जो टेल मसल है और स्किन है वो डाई होती है, यहाँ पे इसकी डेथ करवाई जाती है और ये डेथ इंपॉर्टेंट है, तभी जाके अडल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट अगेन यहाँ पे किया गया कि अगर आप ये टेडपोल का जो मसल सेल है, इसमें ये जो टेडपोल है इसका जो मसल सेल है, अगर आप इसमें क्या करते हो, एक डोमिनेंट नेगेटिव T3 रिसेप्टर को इंजेक्ट करवाते हो। अब देखो आपका क्या है, T3 जो है एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब ये जाके जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, यानी थायराइड रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड होगा तो इसकी एक्टिविटी होगी और उसकी एक्टिविटी की वजह से जो टेल है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आप क्या करो कि ये जो थायराइड रिसेप्टर है इसका डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म जो है टेल की मसल में अगर आप इंजेक्ट कर देते हो, डोमिनेंट जो बहुत ज्यादा ही डोमिनेंट तरीके से काम करेगा, और नेगेटिव मतलब जो उसको काम नहीं करने देगा, अगर आप वो इंजेक्ट करते हो तो T3 जो है अपने रिसेप्टर के साथ प्रॉपर बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी T3 जो है अपने रिसेप्टर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करवा पाएगा, और जिससे कि ये जो टेल की मसल है वो सर्वाइव कर जाएगी। और इसका सर्वाइव करने का मतलब है कि अडल्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म, मतलब अडल्ट में कन्वर्शन नहीं हो पा रहा है, यानी टेल जो है अभी भी सर्वाइव कर रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो T3 है वो इम्पॉर्टेंट है इस मसल की डेथ करवाने के लिए, और जब इस मसल की डेथ होती है तभी जो टेल है वो डी जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर आपने मसल में ऐसा रिसेप्टर डाल दिया जो रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहा है T3 के रिस्पॉन्स में, उसकी डेथ नहीं होती है, और अगर नॉर्मल रहेगा तो मसल की डेथ हो जाएगी और जो टेल है वो रिमूव हो जाएगी वहां से। ठीक है, और बाद में जो टेल की मसल है, जो ये सब जो होने के बाद है कि मान लीजिए T3 है, ये लिगेंड है, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और जैसे ही अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, टेल की जो मसल है वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि फाइनली क्या होता है, इसका एपोप्टोसिस होता है बेसिकली। तो टेल की मसल का क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है। अब जब एपोप्टोसिस होने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, उस पोर्शन को मैक्रोफाज आके ईट कर लेता है, मैक्रोफाजेस आके ईट कर लेगा और वहां से वो पोर्शन को हटा देगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपका जो टेल है वो क्या हो गया, वहां से गायब हो गया, रीजनरेट हो गया। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि एपोप्टोसिस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एपोप्टोसिस का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले का होता है, और एपोप्टोसिस को करने के लिए जो है हमें कैस्पेजेस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने क्या किया, कैस्पेज 9 को भी इनिबिट कर दिया तो भी मसल जो ये जो टेल की मसल है उसका रिमूवल नहीं हो पाएगा, और हेंस जो है टेल रीजनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो मैंने क्या क्या कहा। ठीक है, चलिए मैंने क्या क्या कहा आपका, कि जब हम डेथ की बात करते हैं, ठीक है, डेथ की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि डेथ इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर मेटामॉर्फोसिस। और यहाँ पे बेसिकली हम किसके डेथ की बात कर रहे हैं, टेल की, यानी कि जो टेडपोल है उसके टेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज टेडपोल टेल। ठीक है, अब टेडपोल टेल है तो इसमें क्या है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेल का मसल है। ठीक है, अल्टीमेटली आप इस टेल की मसल पे वार करोगे तभी टेल को हम रीजनरेट कर पाएंगे। ठीक है, और इस पर जो काम करता है वो होता है टेल की मसल को डीजेनरेट करना है, यानी इसको यहाँ से हटाना है, इसको हटाना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है T3 हार्मोन का। ठीक है, और T3 हार्मोन कैसे काम करता है, ये T3 हार्मोन है जो एज अ लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हार्मोन बाइंड होता है अपने रिसेप्टर के साथ, और इसकी बाइंडिंग की वजह से ये क्या करता है, जो टेल की मसल है उसको, टेल की मसल का ये करवा देता है एपोप्टोसिस। ठीक है, तो टेल क्या है, डीजनरेट है, वहां से गायब हो गई, ये था आपका नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस नॉर्मल प्रोसेस में दो एक्सपेरिमेंट किए गए। एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अगर मैं इसमें क्या करूं, एक डोमिनेंट नेगेटिव T3 रिसेप्टर ले आऊं,
ठीक है, यानी ये जो रिसेप्टर है इसको डोमिनेंट नेगेटिव यानी T3 के लिए रिस्पॉन्स ही ना करे, नेगेटिव मतलब जो काम ही ना करने पाए, तो ये रिसेप्टर अगर काम नहीं करेगा तो ये लिगेंड इससे बाइंड होके भी क्या कर लेगा, कुछ नहीं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने डोमिनेंट नेगेटिव T3 रिसेप्टर को इंजेक्ट कर दिया टेल की मसल में, ठीक है, तो अब कितना भी लिगेंड आए, कितना भी T3 लिगेंड आए और इस रिसेप्टर से बाइंड करे, वो टेल वाली मसल का एपोप्टोसिस नहीं करवा पाएगा, नो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव हो गया और इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और एपोप्टोसिस नहीं होगा तो टेल क्या होगी, अभी भी सर्वाइव करेगी। सिंपल, ये पहला एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया गया कि आपको पता है कि टेल की मसल का एपोप्टोसिस करवा रहा है जब लिगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी सिग्नलिंग चलवा दी कि एपोप्टोसिस करवाना है। मैं अब आपको पता है कि एपोप्टोसिस करवाने के लिए जो है, एपोप्टोसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कैस्पेज 9, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए एक ऐसी सिग्नलिंग चल गई जो बोल रही है कि एपोप्टोसिस तो करवाओ, लेकिन अगर मैंने कैस्पेज 9 को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इनिबिट कर दिया, और ये कैस्पेज 9 जो है वो काम नहीं कर सकता है। अगर मैंने कैस्पेज 9 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया तो इसके ब्लॉक करने से ये एपोप्टोसिस नहीं करवा पाएगा, तो नो एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस किसका नहीं होगा, टेल मसल का एपोप्टोसिस नहीं होगा, और उस केस में भी जो है टेल सरवाइव कर जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों केसेस की वजह से क्या है, टेल सरवाइव कर जाएगी टेडपोल में। तो अडल्ट के स्ट्रक्चर में हो सकता है कि वो जो है टेल आपको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन हर एक चीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो अडल्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन है कि जहां पे टेल की जरूरत नहीं है, यानी वो जीन जो टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन जीन का एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है, तभी तो उसको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों चीजों अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं तो टेल का रिमूवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, यहाँ पे यही चीजें कही गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेथ। डेथ के बाद नेक्स्ट क्या आता है, रीमॉडलिंग। मैंने क्या कहा था, रीमॉडलिंग। अच्छा एक सेकेंड, और डेथ में और कुछ कुछ बचा हुआ है, जस्ट 1 मिनट, है ना। एक ये हो गया डेथ का, डेथ में टेल की डेथ करवानी है, और दूसरा यहाँ पे जो है कुछ और चीजों का डेथ होता है, जैसे कि जो टेडपोल है उसका रेड ब्लड सेल्स, इनका भी इनका जो रेड ब्लड सेल्स होता है इनकी भी डेथ होती है, क्योंकि ये यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है इसको रिप्लेस किया जाता है। हीमोग्लोबिन replaced by adult hemoglobin। ठीक है, इसको भी रिप्लेस किया जाता है डेथ करवा के, जो लार्वा में हीमोग्लोबिन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है अडल्ट के साथ, तो यहाँ पे भी जो है डेथ वाला फीचर देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट है आपका रीमॉडलिंग। अब रीमॉडलिंग में क्या है कि वो स्ट्रक्चर है, अगर मान लीजिए कि ये इंटेस्टाइन बन गया फ्रॉग में, तो ये इंटेस्टाइन लार्वा में भी रहेगा और ये वाला इंटेस्टाइन जो है वो फ्रॉग में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इंटेस्टाइन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा यहाँ से, क्योंकि इसमें क्या होगा, थोड़े से चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे कि जो लार्वा का इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे कॉइलिंग है। अब वो बहुत सारे कॉइल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि जो लार्वा है वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, उस पर फीड करता है। जो टेडपोल होता है वो हर्बीवोर होता है और इसीलिए वो प्लांट मटेरियल को ज्यादा फीड करता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे इंटेस्टाइन में कॉइल की जरूरत है। तो यहाँ पे इस कॉइल को शॉर्ट किया जाता है जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब कार्निवोरस डाइट आती है, और कार्निवोरस डाइट किसमें, अडल्ट वाले फ्रॉग में आती है, तो जब फ्रॉग अडल्ट का स्ट्रक्चर लेता है तो वहां पे इंटेस्टाइन को शॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर इतने कॉइल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम रीमॉडल होता है और न्यूरॉन्स का ग्रोथ देखा जाता है, और न्यूरॉन्स नए टारगेट टिश्यू या सेल्स में जाके अपना फंक्शन करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ जो टेडपोल होता है
टेडपोल में जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको वाटर में सरवाइव करने के लिए हेल्प कर रही थी, लेकिन अब जो अडल्ट स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस कहाँ पर टेरेस्ट्रियल लाइफ को जीने वाला है। तो वो सारी चीजों का क्या होता है, यहाँ पे डीजनरेशन होता है। जैसे कि द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ द टेडपोल, यानी लेटरल लाइन वो चीज है जो टेडपोल को वाटर मूवमेंट सेंस करने में हेल्प करता है, जिससे कि वाटर में अगर कोई साउंड होता है तो वो उसको समझ लेता है, क्योंकि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो वाटर में ही सर्वाइव कर रहा होता है। तो वो स्ट्रक्चर को डीजनरेट किया जाता है। और जो आईज होती हैं, ईयर्स होता है, सॉरी, जो ईयर्स होते हैं उनका फिर से डिफ्रेंसिएशन होता है, और इस तरीके से मिडिल ईयर का डेवलपमेंट होता है, जो कि अडल्ट स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ नर्वस सिस्टम जो होते हैं, रीमॉडलिंग के दौरान कुछ नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की डेथ होती है, कुछ न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है, और कुछ उस अपनी स्पेसिफिसिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, इन सभी प्रोसेस में आप देखो पहले कैसे है कि ईयर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ईयर आपका है, इसमें क्या हो रही है, रीमॉडलिंग हो रही है। अब इस रीमॉडलिंग की वजह से जो है मिडिल ईयर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस दौरान जो है बहुत सारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कुछ न्यूरॉन्स जो है वो उनकी डेथ हो रही है, कुछ न्यूरॉन्स जो है बन रही है, और कुछ न्यूरॉन्स की जो है स्पेसिफिसिटी चेंज हो रही है। तो इन्हीं सब प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा वक्त ऐसा आता है कि जब टेडपोल जो होता है वो डेफनेस, यानी कि एक बहरा हो जाता है, यानी उसको सुनाई नहीं देता है। तो फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जो होता है टेडपोल को कुछ भी सेंस नहीं होता, क्योंकि वो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूरॉन्स है वो अपना टारगेट चेंज कर रहे होते हैं, यानी उनमें रीमॉडलिंग चल रही होती है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा भी वक्त आता है जब टेडपोल को कुछ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पे जो है टेडपोल अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो न्यूरॉन्स जो है वहां पे न्यूरॉन्स का रीमॉडलिंग हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोकेमिकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब कुछ है कि बायोकेमिकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि कुछ लीवर के एंजाइम। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि ये जो चेंजेस हैं ये कौन करवा रहा है, T3 करवा रहा है। T3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे लीवर में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, लीवर में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ एंजाइम के चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इफ वी टॉक अबाउट टेडपोल, ठीक है, तो जो टेडपोल होता है वो रहता है आपके फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में रहता है। और ये फ्रेश वाटर में जब रहता है तो ये होता है अमीनो टेलिक, अमीनोटेलिक रहता है। ठीक है, और अमीनोटेलिक का मतलब है कि ये एक्सक्रीट करता है अमोनिया एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अमोनिया। लेकिन टेडपोल के बाद अगर मैं फ्रॉग की बात करूं, तो जैसे फ्रॉग की बात करूं तो वो क्या है, एक टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। तो ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट क्या है, ये रहते हैं टेरेस्ट्रियल में, मतलब लैंड में रहते हैं बेसिकली, है ना। टेरेस्ट्रियल लाइफ को ये जीते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे कि अडल्ट, तो इसमें क्या है, फ्रॉग जो होते हैं वो एक्वेटिक फॉर्म में नहीं रहते, तो ये जो होते हैं वो होते हैं, ये इनका क्या रहता है नाम, यूरियोटेलिक। ये कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब कि एज अ वेस्ट मटेरियल ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। और यूरिया जो है, यूरिया के एक्सक्रीशन में बहुत ही कम जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेस वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ देखो, जब टेडपोल थे तो वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे थे, जब वो फ्रॉग बने, अच्छा इस फ्रॉग में क्या आता है, जो जीनस है वो रेना जीनस आ सकता है ना, जो कि फ्रॉग में ही है, फ्रॉग का ही है। तो ये जो है ये क्या करते हैं, आपका यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो टेडपोल में वो एंजाइम थे जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रहे थे, जो कि अमोनिया साइकिल चल रही थी। फ्रॉग में ये यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो इनमें क्या चलेगी, यूरिया साइकिल चलेगी। तो जो T3 होता है, ये T3 बेसिकली क्या करता है, T3 जो है वो यूरिया साइकिल वाले जीन को एक्टिवेट करता है, जो कि अडल्ट में जरूरत है, और अमोनिया की सिंथेसिस को रोकता है, जो कि टेडपोल में हुआ करता था। तो ये अमोनिया की सिंथेसिस को रोकता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लीवर में है ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि यूरिया साइकिल चलाने में हेल्प करेंगे ताकि यूरिया का फॉर्मेशन हो सके, ना कि अमोनिया का। तो अमोनिया के फॉर्मेशन करने वाले जीन को हटाना है, उनको इनएक्टिव करना है, और वो जीन जो यूरिया साइकिल को चलाएंगे, यानी इस यहाँ पे जो यूरिया साइकिल चलाएंगे जिसकी वजह से यूरिया का फॉर्मेशन होगा, उन जीन का एक्टिवेशन करना है। ठीक है। तो ये 4 तरीके थे, और इन्हीं तरीकों में आपने देखा कि कैसे कैसे नए ऑर्गन आ रहे हैं, बाकी जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, और ये सब मेटामॉर्फोसिस का पार्ट है। ठीक है। अब ये सारी चीजें करने में ना आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन सभी चीजों को करने के लिए T3 का रोल आपने हर जगह देखा है ना, कि T3 जो है इसके साथ ये इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें कर रहा है। तो यहाँ पे जरा हार्मोनल कंट्रोल की मैं बात करूं, तो ये हार्मोनल कंट्रोल कौन कर रहा है? सारा T3 कर रहा है। और T3 क्या है? एक ये थायराइड हार्मोन है।